हेलो क्लास, वेलकम टू पृथ्वी। इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, 10th क्लास की फिजिक्स अब खत्म होने वाली है। ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे और अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम करंट अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, करंट कैसे बनता है ये हम पढ़ चुके हैं। अब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जब भी हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है मैग्नेट। बचपन में आप मैग्नेट यूज किया करते थे, अलमारी पे चिपकाया करते थे, है ना, साइकिल पे चिपकाया करते थे। तो उसी मैग्नेट की यहाँ पर बात हो रही है कि मैग्नेट क्या होता है। बच्चों, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब और भी कई सारे तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के, उसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, एक मैग्नेट दिखता कैसे है? देखो, मैग्नेट के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं? दो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, हर मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और बच्चों, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ओरा, जैसे बोलते हैं ना आजकल एक वर्ड चला हुआ ओरा, तो ऐसे ही मैग्नेट का एक ओरा होता है, एक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है, जिसको महसूस किया जा सकता है जब उसके सामने हम लोहे जैसी चीज, आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसी चीज को लेके आएंगे। तो जो ये फील्ड होती है, ये कैसी होती है दिखने में? हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, ये नॉर्थ पोल से निकलती है। ठीक है, इस प्रकार नॉर्थ पोल से निकलती है। कैसे निकलेगी? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगी। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और कहां पर जाती है? साउथ पोल की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है। तो बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो कुछ इस प्रकार बनाई जाती है। ये देखिए, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाती है। एरो को, निशान को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी चीज को बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ खास बातें हैं। क्या है वो खास बातें? बच्चों, कभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं होगा कि साउथ पोल से निकल रही है और नॉर्थ पोल पे जा रही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में एंटर करेगी। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी क्रॉस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसका कारण ये है, क्योंकि कोई भी बॉडी जब चलती है बच्चों, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। सपोज करो, अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो मेरी एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। अगर मैं साउथ डायरेक्शन में चल रहा हूं तो साउथ होगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैंने दो मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर दिया, सपोज कर दीजिए कि इस प्रकार दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को काट रही होती, तो क्या होता? तो बच्चों, एक ये डायरेक्शन बन गई, एक ये डायरेक्शन बन गई, यानी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा अलग अलग, सेपरेट सेपरेट ये मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि बच्चों, जितनी ज्यादा ये लाइंस एक दूसरे के नजदीक होगी, जितनी ज्यादा ये लाइंस एक दूसरे के नजदीक होगी, जैसे मैं अब देखो ये नजदीक बना रहा हूं, जितनी ज्यादा नजदीक होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है बच्चों, जितनी ज्यादा एक दूसरे के नजदीक होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, और जितना इनके बीच में दूरी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बच्चों, समझ में आया मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड, एक ओरा, एक एक तरीके की आप ऐसे समझे, एक ये एक एनर्जी है जो अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइंस की फॉर्म में ये मैग्नेटिक फील्ड चलती है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड जितना एक दूसरे के नजदीक होंगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा, और जितना इनके बीच में दूरी होगी उतना ही वीक ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। बच्चों मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपका यू शेप्ड मैग्नेट है, इसे हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। ये बार मैग्नेट है बच्चों, इसको सिलेंड्रिकल मैग्नेट बोलते हैं। ये आपका डिस्क शेप मैग्नेट होता है, मैं नाम भी लिख देता हूं, दिस इज डिस्क शेप मैग्नेट। ठीक है, दिस इज रिंग शेप्ड मैग्नेट, इसे बोलते हैं बच्चों हॉर्स शू मैग्नेट, दैट इज यू शेप्ड मैग्नेट। इसे बोलते हैं बच्चों बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसे बोलते हैं साइलेंड्रिकल मैग्नेट, ये नीडल के फॉर्म में है तो इसे बोलते हैं नीडल मैग्नेट, नीडल मैग्नेट। ठीक है बच्चों, और ये भी एक तरीके का सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ठीक है, तो बच्चों अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स जो है ये पाए जाते हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बस पता होना चाहिए कि कितने तरीके के मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉर्थ पोल से निकलती है, ये देखिए नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है। डायरेक्शन हमेशा याद रखना, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर जितनी एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नजदीक हैं उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दूर दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात हमेशा याद रखना बच्चों, जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ भी एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है बच्चों ये बात सभी को। तो नॉर्थ नॉर्थ देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिखाई गई है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे के नजदीक ले जाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये दूर भागती हैं एक दूसरे से। ठीक है, रिपेल करती हैं, और नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम दिखा रखा है, ये एक्चुअली में आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आयरन के टुकड़े हैं। ठीक है, ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मैंने अगर बार मैग्नेट के पास रख दिए तो आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रियल में भी देख सकते हो। ये देखो, ये छोटे छोटे आयरन के टुकड़े किस फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड का पाथ बना रहे हैं। तो जब एक मैग्नेट के सामने हम आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रख देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है, ये रियल में आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हो ये पैटर्न भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इन्हीं को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा, पहली बार हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कब समझा था, मैग्नेटिक फील्ड नाम की कोई चीज है, ये कैसे पता चली थी। तो बच्चों ये पता चली थी ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किया गया था 1820 में ओर्स्टेड के द्वारा। बेसिकली ये क्या था, इससे हमें ये पता चला था कि अगर एक वायर, ये क्या है बच्चों, दिस इज अ वायर, और इस वायर में से हमने क्या पास किया, बैटरी के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर से करंट जा रहा है। इस वायर के अंदर बच्चों क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। और जैसे ही इस वायर में करंट चलना शुरू किया तो हमने देखा इस वायर के नजदीक मैं एक कंपास लेके गया, एक नीडल वाला कंपास लेके गया। कंपास के अंदर क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की नीडल लगी होती है। तो हमने देखा कि जैसे ही मैं इस वायर के पास, जिस वायर में करंट जा रहा है, इसके पास जैसे ही मैं कंपास लेके गया तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन शो होनी शुरू हुई। इसका मतलब ये जो नीडल है ये मूव करनी शुरू हुई। इससे हमें पता चला, इससे ऑर्स्टेड ने बताया कि जब भी एक कंडक्टर के अंदर, जब भी एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ भी एक फील्ड जनरेट होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। बच्चों जब भी एक वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगी, इसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। पहली बार मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें यहां से पता चला था, थ्रू द ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर हम कैसे पता करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए एक रूल दिया गया जिसे हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। बच्चों राइट हैंड थंब रूल क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपका जो थंब है, आपका जो थंब है दैट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि थंब थंब की डायरेक्शन में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। और जो ये कर्ल है, ये जो कर्ल है, ये कर्ल क्या बताता है, दैट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड।
और आसान भाषा में आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए ये एक वायर है, दिस इज ए वायर, और इस वायर में बच्चों एक करंट जा रहा है आई, ठीक है, इस वायर में करंट जा रहा है आई। तो अब इसी चीज को थंब से आप इमेजिन करोगे तो फिंगर से जो ये कर्ल बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बच्चों, ये गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे राउंड राउंड इस वायर के चारों तरफ। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया बच्चों? यही राइट हैंड थंब रूल होता है। अच्छा, अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता इस प्रकार, अगर करंट ऐसे नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता तो क्या होता? तब इस थंब को नीचे ले जाओ, उल्टा कर लो। उल्टा करोगे तो अब जो कर्ल बनेगा वो ऐसे बनेगा, अब जो कर्ल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। सो दैट कर्ल विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया बच्चों सभी को? इसी चीज को राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। क्यों बनाया गया राइट हैंड थंब रूल? टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वो ऐसे पता की जाती है। क्लियर है बच्चों सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंजेस लॉ। देखिए लेंजेस लॉ क्या है? लेंजेस लॉ आपको ये बताता है कि एक वायर के अंदर जब करंट प्रोड्यूस करता है, करंट जब चलता है, तो पोल कैसे जनरेट होते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। जरा आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमारे पास ये एक कॉइल है, क्या है? एक कॉपर की कॉइल है, और उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है इस प्रकार। सॉरी, हमारे पास एक कॉपर की कॉइल है और उसको मैंने वोल्ट मीटर के साथ अटैच कर दिया है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया गया है। बच्चों क्या होगा, जैसे ही मैं इस कॉइल के नजदीक एक मैग्नेट को लेके जाऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए भाई एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को मैं इस कॉइल के नजदीक लेके गया, ठीक है, बार मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लेके गया। आप देखोगे कौन सा पोल नजदीक जा रहा है? नॉर्थ पोल। तो बच्चों लेंजेस लॉ ये कहता है कि जब भी मैं एक बार मैग्नेट को यानी कि नॉर्थ पोल को इस कोयल के नजदीक लेके जाऊंगा, तो इस कोयल के इस एंड पर भी एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। अब ये नॉर्थ पोल क्या करेगा? ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को दूर भगाएगा। यानी यहां पर पोल कौन सा क्रिएट होगा? सर यहां पर वो पोल क्रिएट होगा जिस पोल को आप यहां पे नजदीक लेके आ रहे हैं, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो यानी एक बार मैग्नेट को जब मैं इसके पास लेके गया, नॉर्थ पोल को इसके पास लेके गया, तो यहां पर एक नेचुरल एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, जो कि इसको क्या करेगा? अपोज करेगा, इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। इसीलिए यहां पर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी? नॉर्थ पोलैरिटी। दूसरे केस में क्या करते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, नजदीक तो आ गया था, अब मैं इसे दूर लेके जा रहा हूं। तो जैसे ही जब इस बार मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा, तब क्या होगा? तब यहां पर साउथ पोल क्रिएट होगा। तब यहां पर कौन सा पोल क्रिएट होगा? साउथ पोल क्रिएट होगा। क्यों? जब ये दूर जा रहा है तो इसको अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली लेंजेस लॉ बच्चों किसको बताता है? लेंजेस लॉ बताता है कि कौन सी पोलैरिटी बनेगी, है ना, कौन सी पोलैरिटी बनेगी, नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी या साउथ पोलैरिटी बनेगी जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है। एक और तरीके से बताता हूं। सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, इस प्रकार एक सर्कुलर वायर है, ठीक है बच्चों। सर्कुलर वायर में कभी भी इस प्रकार सपोज कीजिए, दिस इज अ सर्कुलर वायर, ठीक। और सर्कुलर वायर में बच्चों कैसे करंट फ्लो हो रहा है? इस करंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज करंट। जैसे घड़ी चलती है ना, घड़ी इसी डायरेक्शन में चलती है, 12 से 1 बजता है, 1 से 2, फिर 2 से 3, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा जी, अब इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? इस डायरेक्शन को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉक के उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बच्चों जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा, तो कौन सी पोलैरिटी बनेगी इस एरिया में, इस फेज में कौन सी पोलैरिटी बनेगी? तो आप इसको ऐसे याद करने का तरीका है, ऐसे आप याद कर सकते हो, साउथ पोलैरिटी बनेगी, ठीक है। जब भी एक सर्कुलर वायर में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो साउथ पोल क्रिएट होगा, और जब भी वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, तब कौन सी पोलैरिटी बनेगी? तब बच्चों
नॉर्थ पोलैरिटी बनेगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। एक सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज कर रहा है तो साउथ पोल क्रिएट होगा। लेंजेस लॉ क्या बताता है? लेंजेस लॉ ये बताता है सर, अगर एक कोयल के पास मैं नॉर्थ पोल को साथ पास में लेके जाऊंगा तो उस तरफ एक नॉर्थ पोल क्रिएट होगा जो उसको दूर भगाएगा। यानी पास आ रहा है तो दूर भगाएगा। तो दूर कब भगाएगा? जब सेम पोल बनेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। और जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो उसे खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। इसी को लेंजेस लॉ बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये सभी को अच्छे से समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। अब है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? बेसिकली ये हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए ही रूल बनाया गया है। कैसे समझते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, दिस इज अ वायर, ठीक है बच्चों। और इस वायर को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले गया। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसको 3D में समझने की कोशिश करें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? जब भी किसी कंडक्टर को, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया गया है, और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर रख दिया जाता है तो उस वायर पर, उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ये पता करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया गया है। लेफ्ट हैंड की बात हुई है तो आप अपना लेफ्ट हैंड लेंगे। लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर्स आपके पास हैं, एक तो थंब, एक तो है थंब, ठीक, एक है आपकी इंडेक्स फिंगर और एक है आपकी मिड फिंगर। इनको इस तरीके से एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, यानी कि यहां भी 90 डिग्री का एंगल, यहां भी 90 डिग्री का एंगल। तो ऐसे में आप एफ बी आई करके याद कर सकते हो, एफ बी आई। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक जो आपकी इंडेक्स फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिड फिंगर है वो देगी करंट की डायरेक्शन। समझ में आया सभी को? मैं फिर से बताता हूं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें यह बताता है कि अगर किसी कंडक्टर को, सपोज करो एक वायर है और उस वायर में करंट चल रहा है आई, ठीक है, ये एक वायर है बच्चों, दिस इज ए वायर, और इसमें करंट चल रहा है आई। उसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दिया। मैग्नेटिक मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैं क्रॉस से अगर इसे रिप्रेजेंट करूं, आप ऐसे समझ सकते हो। क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है इनसाइड द पेपर, पेपर के अंदर की तरफ, 3D में समझे, पेपर के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है और एक वायर है यहाँ पे। तो ऐसे में इस वायर पर एक फोर्स लगेगी, मैग्नेट के कारण एक फोर्स लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? वो फोर्स की डायरेक्शन समझने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया गया है। तो बच्चों करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर हो गई। तो फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा। ये आप थंब से एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो, इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप इमेजिन कर सकते हो बना के, ठीक है। इसी चीज को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। तो चलिए बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोलेनॉइड। देखिए बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है? बेसिकली ये जो आपको रेड कलर की वायर दिख रही है दैट इज इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। ये क्या होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर। जब भी हम इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक हेलिकल फॉर्म में वाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं, ये जो फॉर्म, ये जो गोल गोल करके मैंने बांधी हुई है इसे बोलते हैं हेलिक्स फॉर्म। हेलिक्स फॉर्म में इसको बांध देते हैं, उसी फॉर्मेट को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। और बच्चों जब भी ऐसे वायर को हेलिकल फॉर्म में राउंड राउंड करके बांध देना और फिर बैटरी से हम इसे कनेक्ट करते हैं
तो बच्चों इसके अंदर भी ना फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि एक बार मैग्नेट के केस में होती थी, है ना। बार मैग्नेट में क्या होता था, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती थी और साउथ पोल की तरफ जाती थी। तो ऐसे ही ये जो सोलेनॉइड होता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू कर जाती है। जैसे ही इस हेलिकल वायर में करंट फ्लो करेगा, यहाँ से बच्चों करंट जाएगा और करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसे जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो इस हेलिकल वायर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे ही होंगी जैसे कि एक बार मैग्नेट के फॉर्म में निकलती थी। और इस तरफ एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, इस तरफ एक साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। इसी चीज को सोलेनॉइड बोलते हैं। एक और चीज होती है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होती है बच्चों, जब हम सोलेनॉइड को भी एक राउंड फॉर्म में बांध दे, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, तो इसे हम बोलते हैं टोरॉइड। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक बड़ा सा सोलेनॉइड लिया, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड है, ये हमने एक सोलेनॉइड लिया, और इस सोलेनॉइड को ही हमने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया, राउंड फॉर्म में कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में कर दिया, तो फिर वो क्या बन गया, एक टोरॉइड बन गया। तो इसमें भी क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये जो बी है ना बच्चों, ये बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ में आया सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके बारे में हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है, ये सारी चीजें हम सीनियर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड क्या है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज अर्थिंग। अब थोड़े से इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके सामने आएंगे जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। देखिए अर्थिंग क्या होती है, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी आपको पहले बताया था। देखिए हमारे घरों में ना एक्चुअली में क्या होता है, अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग क्यों की जाती है, सपोज कीजिए हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, बहुत सारी वायरिंग लगी हुई है, और कई बार क्या हो, बिजली कड़क जाए और बिजली हमारे घर पर गिर जाए, ठीक है। तो बिजली जब घर पर गिरती है तो ऊपर एक एयर टर्मिनेटर लगा होता है जो कि मेटल का बना होता है, और उसके ऊपर अगर बिजली पड़ेगी तो वो सारी की सारी बिजली हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज ना कर दे। तो इसीलिए एक रास्ता बनाया जाता है, एक मेटल का वायर के थ्रू एक रास्ता बनाया जाता है जो सीधा कहां पर जाती है, ग्राउंड में जाती है। तो जब भी एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा करंट लाइटनिंग के थ्रू हमारी छत पर आ जाए तो वो हमारे घर के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज ना करे, इसलिए उसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ दे दिया जाता है, एक सीधा सीधा रास्ता दे दिया जाता है, जिससे वो एक्स्ट्रा करंट कहां पर चला जाए, ग्राउंड के अंदर चला जाए। और बच्चों इसी चीज को क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग का सिंबल हमेशा ये होता है, याद रखना, जहां पर भी ये सिंबल आपको दिखाई दे इसको अर्थिंग बोलते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का एक और कंसेप्ट आपको दिखाई दे सकता है, जितने भी हमारे ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, आप देखोगे उनकी बैक साइड पर ना इस प्रकार एक चेन लटकी हुई होती है। देखो यहाँ पर भी मैंने एक चेन लटकी हुई दिखाई दी, ठीक है, यहाँ पर ये चेन होती है। ये जो चेन होती है बच्चों, ये ग्राउंड को टच कर रही होती है। ये किस लिए लगाई जाती है, तो बच्चों ये इसलिए लगाई जाती है, जब ये कंटेनर, ये ट्रक्स हाईवे पर चलते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं, और जब मौसम खराब होता है, बिजली कड़क रही होती है, तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी द पॉसिबिलिटी, कि ये जो बिजली है वो इन ट्रक्स पर गिर जाए। और कई बार इसमें ऑयल वगैरह भी लेके जाते हैं, तो इन्फ्लेमेबल मटेरियल इसके अंदर होता है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, एकदम से ब्लास्ट हो जाए और आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए अगर बिजली आती भी है, अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर आता भी है, तो वो डायरेक्टली इस चेन के थ्रू ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिससे ये जो कंटेनर है, ये जो ट्रक है, वो सेफ रहता है, बचा हुआ रहता है। तो यहां पर भी अर्थिंग आपकी देखी जा सकती है। अर्थिंग का सिंपल साधारण मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है, जो एक्स्ट्रा करंट आया है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आया है, उसे सेफली अर्थ तक पहुंचा देना, यही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। समझ में आई बच्चों। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लेते हैं। देखिए आपके मन में बहुत सारी कई बार क्यूरियोसिटी आई होगी कि यार घर में एक स्विच बोर्ड लगा होता है, उसमें ना इस प्रकार के 3 होल्स होते हैं, और जब भी प्लग हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, सपोज करो ओवन है, कोई फैन है, उसका स्विच है, उसके स्विच के अंदर भी 3 तरीके के इस प्रकार मेटल के आउटपुट निकले हुए होते हैं, है ना। ऐसे होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है।
तो आपने कभी सोचा होगा कि यार ये तीन ही क्यों होते हैं, इन तीनों का काम क्या होता है? तो बच्चों आज मैं आपको ये सिंपल साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जो ये सबसे ऊपर वाली जो मेटल की मेटल का प्लग जो बाहर निकला होता है, इस ये होती है ग्राउंडिंग के लिए। किसके लिए होती है बच्चों? ग्राउंडिंग के लिए, और इसको ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। ठीक। ये जो ब्लैक कलर की होती है, अंदर से यूजुअली ब्लैक कलर की होती है, इसको बच्चों हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। और ये जो रेड कलर की होती है बच्चों, इसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। अब इनका काम क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए ये प्लग एक ओवन का प्लग है। किसका प्लग है ये एक ओवन का प्लग है। ठीक है, एक ओवन का प्लग है। और जैसे ही हम इस स्विच को इस स्विच बोर्ड के अंदर लगाएंगे तो क्या होगा? देखिए, बाहर से जब बिजली आती है, बाहर से जब बिजली आती है, तो वो बिजली के तार, दो वायर, मेनली ये दो वायर होते हैं, ये रेड वाली वायर और ये ब्लैक वाली वायर। ठीक है। जो ब्लैक वाली वायर होती है ये न्यूट्रल वायर होती है, और जो रेड वाली वायर होती है ये लाइव वायर होती है। बच्चों, न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, याद रखना। दो वायर है ना हमारी, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं एक बार। सपोज कीजिए ये रेड वायर है और ये आपकी ब्लैक कलर की वायर है। ठीक। बच्चों, इस वायर का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और इस लाइव वायर का जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है इंडिया के अंदर। यानी कि बाहर से जब बिजली हमारे घरों में आती है, पावर हाउस से जब बिजली हमारे घर में आती है, तो वो लाइव वायर के थ्रू आती है 220 वोल्ट पे। और जो ये न्यूट्रल वायर होता है इसका पोटेंशियल जीरो होता है। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर हो गया 220 वोल्ट। तो इन दोनों वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट का। और जो ये करंट हमारे घर में पावर हाउस से जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी करंट होता है। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो बच्चों आप ऐसा समझे पहले कि जो ये अल्टरनेटिंग करंट आता है ये बार बार अपने साइन चेंज करता रहता है, फ्लक्चुएटिंग करंट होता है। वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो जब भी बिजली आती है, जब भी करंट आता है, तो इस लाइव वायर के थ्रू आता है और इस न्यूट्रल वायर के थ्रू चला जाता है। ठीक है। तो ये काम होता है इसका। आप सोचोगे कि फिर ग्राउंडिंग का क्या काम होता है? ये जो ग्राउंडिंग वाली वायर लगी है ग्रीन वाली, इसका क्या काम होता है? बच्चों, इसका काम ये होता है, सपोज कीजिए कि ये दो वायर थी, ये हमारी ओवन में लगी हुई थी। ठीक है, इस प्रकार ये रेड वाली और ये एक ग्रे वाली वायर ओवन के अंदर लगी हुई थी। इन सम केस कोई डैमेज हो गया, और डैमेज होने के कारण क्या हुआ कि ये लाल वाली वायर है ना, ये डैमेज हो गई, और डैमेज होने के कारण ये ओवन की मेटल सरफेस पर लगने लग गई, मतलब अटैच हो गई। इसके कारण क्या होगा? अब लाइव वायर में तो 220 वोल्ट है, करंट इतना ज्यादा हाई है। अब वो सारा का सारा करंट इस ओवन की बॉडी में चला जाएगा, और किसी ने अगर इस ओवन को टच किया तो उसको भी करंट लग जाएगा। ऐसा ही होगा भाई। बाहर से बिजली आ रही है, वो लाल वायर के थ्रू आ रही है। ठीक है। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अगर ये वायर डैमेज हो गई, इसमें किसी भी कारण कुछ गड़बड़ी हो गई और ये वायर छिल गई, खराब हो गई, और ये अब ओवन को टच कर रही है, तो ओवन में भी करंट फैल गया, और कोई भी इस ओवन को टच करेगा तो उसे करंट लग जाएगा। तो ऐसे में बच्चों ग्रीन वायर काम में आती है। ग्रीन वायर भी इस ओवन के साथ अटैच हो रखी होती है, और इस ग्रीन वायर में अगर इस बॉडी के अंदर, ये ग्रीन वायर इस बॉडी के साथ बेसिकली अटैच होती है, ओवन की बॉडी के साथ, तो जब भी इस ओवन की बॉडी में कोई करंट आ गया तो वो सारा का सारा करंट इस ग्रीन वायर के थ्रू जाएगा, और वो कहां पर चला जाएगा? अर्थिंग में, यानी कि अर्थ में, यानी कि ग्राउंड में चला जाएगा। तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर की जो वायर होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारी उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को बचाती है, ये हमको बचाती है कि अगर सपोज करो बॉडी में करंट आ गया, आपने फ्रिज लगाया हुआ है, आपने जो है ओवन लगाया हुआ है, और उसकी बॉडी में अगर कहीं से करंट आ गया और आपने उसको टच कर दिया, तो वो आपको बचाएगा। क्यों? क्योंकि उस बॉडी
के थ्रू ही ये ग्रीन वायर टच होती है, जो कि सीधा डायरेक्ट कहां पर जाती है, अर्थ में जाती है। यानी एक्स्ट्रा करंट आपका कहां पर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। आप बॉडी को टच करोगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये ग्राउंड वायर का काम होता है। तो समझ में आया बच्चों, रेड वायर, ये ब्लैक वायर और ग्रीन वायर का काम क्या है। तो जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं, उसमें यही 3 तरीके की वायर होती है। तीनों वायर का यूज आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है, जरा ओवरलोडिंग को ध्यान से समझिए। देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक स्विच बोर्ड बनाया है, वही 3 होल्स मैंने यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो अब आप सभी को पता होगा, जो ग्रीन वायर होती है, ये कौन सी वायर होती है, ये ग्राउंड वायर होती है बच्चों, समझ में आया। ये वाली कौन सी होती है, ये न्यूट्रल वायर होती है बच्चों, कौन सी, न्यूट्रल। और ये वाली कौन सी होती है, लाइव वायर होती है बच्चों, समझ में आया। तो बच्चों होता क्या है, ओवरलोडिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितनी भी बिजली आती है, जितना भी करंट आता है, वो लाइव वायर के थ्रू आता है। मैंने दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था, 220 वोल्ट होता है। तो अगर ऐसा हो बच्चों कि लाइव वायर में एकदम से बहुत ज्यादा करंट आने लग जाए, एकदम से बहुत ज्यादा करंट आने लग जाए, तो करंट, ज्यादा करंट जब आएगा तो क्या होगा, ये वायर हीट हो जाएगी। और हीट होने के कारण ये वायर डैमेज हो सकती है। ज्यादा हीट हो, बिकॉज ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो भाई इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा वायर का। एक वायर की एक लिमिट होती है ना, अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें करंट फ्लो करोगे तो हीट होने के कारण वो वायर डैमेज हो जाएगी। और डैमेज हो जाएगी, इसी चीज को ओवरलोडिंग बोलते हैं बच्चों। और ये जो ज्यादा करंट आया, ये किसी भी कारण से आ सकता है। सपोज करो बाहर से ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आने लग गया, या और क्या रीजन हो सकता है। या आपने कई बार देखा है कि एक स्विच के अंदर आप एक्सटेंशन बोर्ड लगा देते हो, कभी देखा आपने। मान लीजिए ये स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड में आपने एक बड़ा एक्सटेंशन बोर्ड लगा दिया, और इसमें बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, इस प्रकार बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं। आपने एक प्लग यहां लगा दिया, 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 और फिर इसका प्लग यहां पे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों जब इतने ज्यादा हम यहाँ पर प्लग्स लगा देंगे, तो बहुत ज्यादा करंट जाने लगेगा, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकती है, आपकी ये वायर डैमेज हो सकती है। इसी चीज को ओवरलोडिंग बोलते हैं, समझ में आया। और ओवरलोडिंग करने का एक और तरीका होता है, दैट इज शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट भी मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। भाई अब करंट ज्यादा मात्रा में आने लगा, ज्यादा मात्रा में आने लगा, डैमेज हो गई वायर। और वायर सपोज करो ये दोनों वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, एक दूसरे को टच करने लग जाए। तो जैसे ही ये दोनों वायर एक दूसरे को टच करेंगी तो क्या होगा, करंट टच चुनेगा, समझ में आया बच्चों। जैसे ही लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करेगी तो क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा और एक आसान रास्ता चुनेगा, कम रेजिस्टेंस का, लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करेगा। तो बच्चों जब भी करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करे, लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करे, अब देखो ये आगे जाने की बजाय क्या करेगा, ये लो रेजिस्टेंस यहां से यहां करंट फ्लो करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वायर एक दूसरे को टच कर गई, किसी कारण ओवरलोडिंग होगी, वायर डैमेज होगी, एक दूसरे को टच करेंगे, जिसकी वजह से करंट एक शॉर्टेस्ट पाथ चूज करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पार्कलिंग क्रिएट होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट समझ में आया बच्चों क्या। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है आसान भाषा में, जब करंट लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करे, जिससे करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इसका मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन भी कराया था, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, कि इस प्रकार हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है बच्चों। दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी, 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 3 रजिस्टर लगे हैं। और इस प्रकार मैंने आपको एक पाथ बताया था, और मैंने आपसे ये सवाल में पूछा था कि बताओ इस सर्किट डायग्राम में नेट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो इसका आंसर था 0 ओम, 0 ओम। क्यों था 0 ओम, क्योंकि जब करंट चलेगा तो कौन सा पाथ चूज करेगा, ये लो रेजिस्टेंस का पाथ चूज करेगा, और इस पाथ के अंदर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो नेट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 0 ओम। तो ये भी एक शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन है। समझ में आया बच्चों शॉर्ट सर्किट क्या है। अच्छा, अब समझते हैं एसी। एसी का मतलब क्या होता है बच्चों, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिंग
करंट। और बच्चों डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट। बच्चों दोनों में क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बार बार अल्टर। अल्टर मतलब चेंज। अल्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्टर का मतलब होता है चेंज, यानी कि ऐसा करंट जिसकी वैल्यू बार बार बदलती हो, फ्लक्चुएट करती हो, चेंज करती हो, ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर डायग्राम में दिखाया गया है, वोल्टेज और टाइम का जो ग्राफ है, इसमें आप देखो बार बार वैल्यू चेंज हो रही है। पहले पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, अब नेगेटिव हो रही है, नहीं वैल्यू देखो चेंज हो रही है बार बार। क्या हो रही है? वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसी चीज को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें वैल्यू एक जैसी हो। देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, वोल्टेज आपकी सेम है, एक ही वैल्यू है। तो इस तरीके के करंट को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। बच्चों एसी कहाँ यूज होता है? हमारे घरों में। हमारे घरों में जो बिजली आती है, वो जो करंट आता है वो कैसा होता है? अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। तो डायरेक्ट करंट कहां पर यूज होता है? जैसे कि कार्स में, इलेक्ट्रिक कार्स जो होती हैं, जैसे कि ट्रेन्स, ठीक है ना। ट्रेन के अंदर आपने देखा, ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते हो, जो वो लाइट जल रही होती है, जो वो फैंस चल रहे होते हैं, बच्चों वो हमेशा डीसी करंट पर काम करती है, एसी पर कभी काम नहीं करती है। क्या मतलब है इसका? अगर आप उस कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि गांव देहात में जब वो ट्रेन जाती थी, लोग क्या करते थे, ट्रेनों में से बल्ब उखाड़ के ले जाते हैं, है ना, पंखा उखाड़ के ले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो डीसी पर काम करती है। अगर आप उनको ले जाके अपने घर में चलाओगे ना, तो वो चलेंगे नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट पर काम करते हैं, एसी पर काम नहीं करते हैं। ठीक है। घर में जो बिजली आती है वो एसी करंट की होती है। क्यों प्रेफर किया जाता है? एसी ज्यादा प्रेफर होता है बच्चों, एसी ज्यादा यूज में आता है एज कंपेयर टू डीसी। कारण क्या है? क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना बच्चों, ये बेसिकली जहां पर लॉन्ग ट्रांसमिशन की बात होती है, मतलब जब करंट को लंबी जर्नी तय कर रही हो, तो वहां पर ज्यादा इफेक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज को, हाई वोल्टेज करंट अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा सकता है, हाई वोल्टेज पर काम करता है अल्टरनेटिंग करंट। यानी अब देखो पावर हाउस कहां पर बिजली बनती है ना, और फिर वो ट्रेवल कर कर किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करके आपके घर में वो बिजली आती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो उसमें अल्टरनेटिव करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट, वो ज्यादा फायदेमंद होता है एज कंपेयर टू डीसी करंट। तो ये आप दो तीन रीजन लिख सकते हो। वैसे डिटेल में इसे भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग और चेंजिंग करंट, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि कांस्टेंट करंट जिसमें कोई चेंज नहीं होता। समझ में आया सभी को? तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इतना ही था, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।